तो दीपावली पर 27 साल बाद दोबारा ऐसा संयोग बना कि दिवाली के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण पड़ा। दुनिया भर में सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। जी न्यूज के माध्यम से आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं देश के कई शहरों से। जैसे कि मेरे सहयोगी चंदन आपको बता रहे थे, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से सबसे पहले ये तस्वीरें आई, फिर श्रीनगर से तस्वीरें आई और लगातार देश के साथ साथ विदेशों से भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी बात यह है, एक तरफ विज्ञान है और दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी है। सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं, जाहिर तौर पर आपकी भी मान्यताएं होंगी। आस्था मानती है कि सूर्य ग्रहण से धरती पर रहने वालों के जीवन पर बड़ा असर पड़ता है और ये असर अलग अलग तरीके से महसूस किया जा सकता है। किसी के जीवन के लिए अच्छा हो सकता है, किसी राशि के लिए खराब हो सकता है। आस्था सूर्य ग्रहण के राजनीतिक और भौगोलिक असर को भी मानती है। जबकि अगर विज्ञान की बात यहां पर की जाए तो विज्ञान तो ये नहीं कहता, वो सूर्य को लेकर किए जाने वाले ज्योतिषीय दावों को नकारता है। विज्ञान की दृष्टि में सूर्य ग्रहण सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत खगोलीय घटना है जिसे विज्ञान एक फेस्टिवल या फिर उत्सव के तौर पर देखता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण की तस्वीरें जो हैं वो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। हर कोई इन तस्वीरों को एनालाइज करना चाहता है, समझना चाहता है। और ऐसा नहीं कि ऐसा सिर्फ भारत में हो रहा है, दुनिया भर में इन तस्वीरों को जानने की, समझने की कोशिश लगातार, इनके विश्लेषण की कोशिश लगातार की जा रही है। बार बार हम आपको बता रहे हैं स्पेशल ब्रॉडकास्ट जो कि आप जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। सूर्य ग्रहण अलग अलग स्टेजेस से गुजरता हुआ, पार्शियल सूर्य ग्रहण ये, आंशिक सूर्य ग्रहण ये, और भारत में सूर्य ग्रहण कहां कहां दिख चुका है और अभी कहां कहां ये दिखेगा, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आज हम शास्त्रार्थ पर भी बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, आस्था का या फिर विज्ञान का। और आज सवाल इस बात पर भी होंगे, क्या सूर्य ग्रहण का वाकई जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से, बहुत ही आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, क्या इन तस्वीरों का आपके जीवन पर, आपके दिनचर्या पर असर पड़ सकता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट हैं, विनोद श्रीवास्तव, क्योंकि हम साइंस और एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। विनोद श्रीवास्तव साइंटिस्ट हैं इसरो के, डॉक्टर रमेश चंद्र कपूर साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के। हमारे साथ आचार्य सचिन शिरोमणि भी हैं, धर्मगुरु हैं। आचार्य डॉक्टर विनोद वल्लभ जोशी भी हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। आंचल टंडन है, एस्ट्रोनॉमर हैं। और सृजन पाल सिंह है, फॉर्मर साइंटिस्ट हैं आईआईएसटी के। सबसे पहले आचार्य सचिन शिरोमणि आपसे समझूंगी, क्योंकि लगातार जब सूर्य ग्रहण या फिर किसी भी ग्रहण की बात की जाती है तो सबसे पहली बात की जाती है पूजा निषेध, मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाना, मंदिर के कपाट बंद। ये किस तरह से एक जो बड़ी बहस की सूर्य ग्रहण की, एक तरफ ये तस्वीरें, ये आंशिक सूर्य ग्रहण हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये जिंदगी को कितना प्रभावित करता है, ये सवाल हर किसी के मन में इस वक्त होगा। बिल्कुल, देखिए सूर्य जो है हमारी धरती का मुख्य रूप से स्रोत है। जो हमें एनर्जी मिलती है सूर्य के प्रकाश के रूप में, हमें एनर्जी जो प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। और मुख्य रूप से धरती के ऊपर ऊर्जा का ये जबरदस्त एक स्रोत है। अब बात करें सूर्य ग्रहण की, जिससे कि लोग अक्सर डर जाते हैं। खगोलीय घटना है, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सूर्य जो है आपकी आत्मा का कारक है, आपके स्वास्थ्य का कारक है, आपको जो सेहत प्रदान करते हैं। यानी कि सूर्य की जब रोशनी अब सुबह के समय जब आप उसका सेवन करते हैं तो आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और जैसा कहा भी जाता है कि विटामिन डी मिल जाता है। अब बात करें सूर्य की कि उसके दौरान जो है क्या प्रभाव ये डाल सकता है। मंदिरों के कपाट, जहां मंदिर की बात करते हैं तो वो एक एनर्जी का जो है, मुख्य रूप से आप वहां एनर्जी लेने जाते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा वहां से आप प्राप्त करने जाते हैं। और आप शिथिल होते हुए भी, थोड़ा सा मतलब अपने आप को वीक महसूस करते हुए जब मंदिर पहुंचते हैं तो आप अपने आप को एनर्जाइज पाते हैं। तो ऐसे में मंदिर जो एनर्जी का स्रोत है और सूर्य यहां पर जो ग्रसित हुआ है, तो पूर्ण रूप से इसको ग्रसित नहीं कहेंगे हम, ये बहुत कम जो है ग्रस्तास्त ये सूर्य ग्रहण है। तो मंदिरों के कपाट एनर्जी पूरा ना मिलने के कारण बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जरूर पड़ेगा। जैसा कि अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी कि व्हाट्सएप जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम इस समय कर गया। तो ये स्वाति नक्षत्र में है, राहु का ये नक्षत्र है और टेक्निकल चीजें जो देखी जाती हैं ज्योतिषीय अनुसार वो राहु के थ्रू देखी जाती हैं। तो यहां पर थोड़ा सा राहु का इफेक्ट यहां देखा जा रहा है और आने वाले करीब करीब एक पक्ष तक यानी 15 दिन तक इसी तरह मैं वापस आपके पास लौटूंगी इस विश्लेषण के लिए। यहां पर आंचल जी मैं चाहूंगी, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं,
तस्वीरें जो जिन जिन दर्शकों ने ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, अगर ये तस्वीरें थोड़ी देर के लिए इन्हें स्क्रीन पर रखें आप, और अगर आप इन तस्वीरों का विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए इन्हें। जी देखिए, यहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि सूरज है, आगे वो किसी चीज से ढक रहा है, तो बस यही चीज है कि चंद्रमा बीच में आता जा रहा है और वैसे वैसे ही वो हिस्सा छुपता जा रहा है। अब जैसे जैसे चंद्रमा उसके आगे से निकलता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा ज्यादा ढकता जाएगा, और जब वो पूरा निकल जाएगा तो वो हिस्सा वापस आना शुरू हो जाएगा। तो बस यही हो रहा है इसके अंदर। सारी जगह पे अलग अलग दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर हैं, क्योंकि हम अलग अलग जगह से देख सकते हैं। अब जैसे हम कहीं पर भी एक सामने आप अगर कोई एक चीज बड़ी सी रख देंगे, जैसे मान लीजिए कि हम एक पेड़ की बात कर लेते हैं कि कई लोग पेड़ के दाहिने खड़े हैं, कई लोग बाइने खड़े हैं, कई लोग बहुत दूर खड़े हैं, कई लोग ऊपर से देख रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर से, कई लोग नीचे से देख रहे हैं, तो सबको अलग अलग हिस्सा दिखाई देता है पेड़ का। तो वैसे ही यहाँ पर भी सूरज का सबको एक मतलब अलग सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखेगा क्योंकि सूरज हमसे बहुत ज्यादा दूर है और हमसे बहुत बड़ा है, पर हाँ, हम इसका एक कटता हुआ हिस्सा और उसी हिस्से को, जो कटा हुआ हिस्सा, उसको वापस आते हुए नहीं देख पाएंगे क्योंकि तब तक सूरज डूब चुका होगा, पर ये थोड़ा हिस्सा हम देख पा रहे हैं अभी। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प तस्वीरें ये मानी जानी चाहिए, और साथ ही इन तस्वीरों में बहुत मायने हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी कहती है। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर गोविंद वल्लभ जोशी भी हैं। आचार्य जी, आपसे सवाल ये है कि वैसे तो ये एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अदिति जी, बहुत सुंदर प्रश्न और बड़ा यहाँ पर मंथन चल रहा है हर पक्ष की ओर से। अभी हमारे संवाददाता महोदय दूर से वहाँ से बता रहे थे कि कई राष्ट्रों में, कई देशों में कई लोगों को अब तक भी पता नहीं, अब धीरे धीरे पता चलने लगा कि कोई खगोल में कोई घटना भी हो रही है, अंतरिक्ष में कोई घटना भी हो रही है। और हमारा भारतवर्ष जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में न जाने लाखों साल से उस घटना को एक कतूहल के रूप से, उसको आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, जीवन के जितने भी अंग हैं भारतीय जीवन पद्धति में, उन्होंने सभी ने इसको आत्मसात किया। गणितज्ञों ने उसकी गणितीय गणना की, ऋषियों ने हमारा उसका किरणों का, उसकी छाया काल का उसका अध्ययन किया, उसका पृथ्वी पर होने वाला दुष्प्रभाव। मैं तो एक चीज और कहूंगा अदिति जी, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट महोदय जुड़े हैं और भी एक बार इसरो के लोग आए थे। आपको मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये हमारे ग्रहण काल में पृथ्वी के अंदर कुछ धातुओं की भी उत्पत्ति होती है। इस विषय पर अध्ययन करना चाहिए वैज्ञानिकों को। उस कालखंड में जहां पर उनकी छाया आंशिक चल रही है, खगरास चल रही है, इसी के साथ हमारे यहाँ पृथ्वी, सूर्य, ये नवग्रहादि जो है वो सौर मंडल का राजा है सूर्य, उसका पूरे सौर मंडल पर प्रभाव पड़ता है। और इसका जो पृथ्वी के अंदर जो धातु उत्पन्न होती है, जो वनस्पति में रस उत्पन्न होता है, हमारे ऋषियों ने तो इस घटना को पहले ही, अभी आप देखिए अंतरिक्ष युद्ध की बात चलने लग गई है कई जगह पर, का अंतरिक्ष में सैटेलाइट खत्म तो नहीं कर दी जाएंगे। हमारे ऋषियों ने उस बात को पहले ही अध्ययन कर लिया, इसीलिए हमारे यहाँ द्युलोक में शांति, उसके नीचे अंतरिक्ष लोग हैं, अंतरिक्ष मैं थोड़ा सा छोटे छोटे जवाब, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट में हम अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करें, जब इन तस्वीरों को वो देख रहे हैं तो इन तस्वीरों में उनके लिए क्या मायने छिपे हुए हैं। और प्रतीक भट्ट जी, यहाँ पर सवाल आपसे भी है। सवाल इसलिए है क्योंकि हम जब एक नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं या एक खगोलीय घटना की बात करते हैं, लेकिन जिंदगी में ह्यूमंस के, जो इंसान के सितारे हैं, अक्सर कहा जाता है बुलंदी पर हैं या गर्दिश में हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है, पार्शियल सूर्य ग्रहण है, ये पूरा संयोग क्या है? देखिए, पार्शियल सूर्य ग्रहण जो होता है वो ये कि पूरी तरह से सूर्य नहीं ढक पाते हैं जब, तब वो पार्शियल होते हैं। जब चंद्रमा पूरा बीचों बीच आ जाता है तो रिंग ऑफ फायर वलयाकार हो जाते हैं। एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जिसमें कि पूरी तरह से वो ढक जाते हैं। तो आंशिक में ये तो आप मान लीजिए, जैसे कि अगर आपके एक फिंगर में चोट लगी है तो पेन तब भी होगा, लेकिन अगर पांचों में है तो आप हाथ से काम नहीं कर पाएंगे। तो आंशिक में थोड़ा सी ये राहत जरूर रहेगी कि ये इतना सूर्य इंपैक्टेड नहीं हुए हैं। सूर्य प्लैनेट ऑफ एनर्जी, प्लैनेट ऑफ लाइट
और ख़ास तौर से बॉडी में आत्मा के कारक, डाइजेशन के कारक, विटामिन डी के कारक, तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट होती है, वनस्पति इम्पैक्ट होती है। और देखा भी जाता है अगले 14 दिन तक छोटा मोटा जैसे सुनामी हो गई या छोटे मोटे भूकंप हो गए, वो देखे भी जाते हैं। एक न्यूज़ चैनल पे हम लोग कुछ टाइम पहले बैठे थे जिसमें शास्त्रों में साफ लिखा था पौष मास में एक पखवाड़े में पड़े हुए सूर्य और चंद्र ग्रहण के बाद भारी तबाही आती है। साल था 2019, महीना था दिसंबर का, और 2020 हम सब कभी नहीं भूल सकते हैं, कोविड आया और उसने ज़िंदगी बदल दी। तो इसलिए किसी भी तरह के ग्रहण का प्रभाव बहुत रहता है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, डरना मना है, सावधान रहना है। तो देखिए सावधान क्या रहना है, प्लैनेट ऑफ एनर्जी नहीं है, एनर्जी डाउन रहेगी, हमारे अंदर नकारात्मक ख्याल आ सकते हैं, इसलिए हमें दूर रहना है। बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं क्योंकि कहा जाता है ना, धूप नमी से लेके सब मारती है, बैक्टीरिया मारती है, सूर्य की एनर्जी बैक्टीरिया मारती है, वो इम्पैक्टेड हुई है, इसीलिए इस दौरान खाना ना खाइए। ठीक है आचार्य सचिन शिरोमणि जी, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात हो रही है, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ ये अभी जो कहा प्रतीक जी ने कि ये अक्सर जब ग्रहण आता है तो अपने साथ तबाही भी लेकर आता है। ये जो पार्शियल सूर्य ग्रहण है, आंशिक सूर्य ग्रहण है, इससे कितना डरने की जरूरत है यहाँ पर? देखिए ये पार्शियल है, यानी कि ये पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं है सूर्य, पूर्ण रूप से ये पूर्ण ग्रहण नहीं कहा जा सकता। इसे ग्रस्तास्त, यानी कि सूर्य जब अस्त हो रहे हो और जब वो ग्रस्त हो जाएं तो इसे बोलते हैं ग्रस्तास्त, यानी कि अस्त होते हुए सूर्य को ग्रहण है। तो इसका मेजर तो साइड इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि सूर्य सेहत का कारक है। तो सबसे पहले जैसे कि सूर्य आत्मा का भी कारक है, सूर्य एनर्जी का, प्रकाश का कारक है, तो थोड़े समय के लिए, लगभग एक पक्ष यानी कि 15 दिन के लिए आने वाले समय में हमें अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब आप इसे इस पक्ष से भी देख सकते हैं कि भाई मौसम बदल रहा है, तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो भी हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इस समय बैक्टीरिया फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे में भोजन नहीं करना चाहिए, और हो सके तो अपने खाने में तुलसी पत्र या कुशा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो बैक्टीरिया किसी भी तरीके से ना फैले और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो ये सारे एहतियात यहां पर बरतने की जरूरत है। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, सूर्य ग्रहण अभी करीब कहना चाहिए 45 मिनट का और वक्त बाकी है, और कौन कौन से एहतियात यहां पर बरतने की जरूरत है? और उसके बाद आंचल जी मैं आपसे ये जानूंगी, जो दर्शक इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस, उन्हें किस तरह की सावधानी की जरूरत है? सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि एकदम डायरेक्ट तरह के प्रिकॉशंस, उन्हें किस तरह की सावधानी की जरूरत है? सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि एकदम डायरेक्ट इसे नहीं देखा जाना चाहिए, फिल्टर के माध्यम से देखा जाना चाहिए, दूसरे इक्विपमेंट्स के माध्यम से इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी। अदिति जी, जैसा कि बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, मैं सबसे पहले यही बताऊंगा, ग्रहण के समय आजकल तो विज्ञान ने हमारे पास, जो विज्ञान का हम सदुपयोग करें, उस रूप में करें, बड़े प्रयोग हो रहे हैं। हम टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर में देखें और सूर्य को प्रत्यक्ष न देखें, और यदि टीवी चैनल कहीं दूर है, नहीं है, तो उस समय आप अपना जप करिए, ध्यान करिए, प्रभु का चिंतन करिए। चिंतन से ही दूसरे के हित की भावना हृदय में आती है, और विविध जो राशियां हैं उन पर पड़ने वाला जो दुष्प्रभाव है वो दूर होगा। सबसे बड़ी बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ भगवान शिव और शक्ति को सर्वाधार माना गया है। शिव शक्ति की आराधना, चाहे शिवात्मक रूप में हो, चाहे रुद्रात्मक रूप में हो, चाहे भगवती का सौम्य रूप हो, चाहे संहार कारिणी चंडिका रूप हो, उस समय हम चाहे शत्रु विनाशकारिणी हो, हमारे बाह्य शत्रु हैं, चाहे काम क्रोध रूपी आंतरिक शत्रु हैं, उनका हनन करने वाला जो उनका स्वरूप है उसका चिंतन करें। मंदिर बंद करने वाला बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। हमारे यहाँ मंदिरों में जो शास्त्रज्ञ विद्वान आचार्य रहते हैं, वह उस समय उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए वहाँ जप तप करेंगे, न कि इधर पूजा पाठ में ध्यान रहेगा। इसलिए वो क्षण उनके लिए, जैसे कई दफे हम देखते हैं नॉर्दर्न ग्रिड चला जाता है, सारी रेलें थम जाती हैं, चैनल थम जाते हैं, उसी प्रकार से खगोल में जो घटना हो रही है उस समय, चाहे वो स्वाध्याय में है, चाहे वो ज्योतिष के गणित में है, वो गणितज्ञ उसकी गणना को करेंगे। और आम जनता का कार्य है नदियों में स्नान करना, पोखर में स्नान करना और मंत्र जाप करना, सूर्य को प्रत्यक्ष न देख करके चिंतन मनन भजन। क्योंकि भारत का मतलब, अदिति जी, भारत का तात्पर्य ही यही है। भा माने प्रकाश और रत माने लगा रहना। जो ज्ञान के प्रति, खोज के प्रति सतत लगा रहे, वही भारत है।
वही कुतूहल इस समय विश्व में जो छाया हुआ है। आपको एक हल्का सा जी बिल्कुल। अब मैं हमारे साथ फॉर्मर साइंटिस्ट सृजन पाल सिंह जी हैं भुवनेश्वर से। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। सृजन पाल सिंह जी, अगर आप भी इन तस्वीरों को देख पा रहे हो, एक तो जब सोलर इक्लिप्स की जो अलग अलग स्टेजेस होती है, इन तस्वीरों में आप क्या देख पा रहे हैं, आप इन तस्वीर को कैसे एनालाइज करेंगे, और साइंस के लिहाज से, विज्ञान के लिहाज से आज जो ये तस्वीरें हैं ये कितनी अहम और कितनी जरूरी? जी, जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक है। ये एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है जो हमारे पृथ्वी पर होता है। जो हम यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं और शायद आकाश में भी, भारत में भी अब दिख रहा है, वो ये है कि एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ये जो काला हिस्सा दिख रहा है ये चंद्रमा की छाया है, और जो ये पीला या लाल हिस्सा दिख रहा है वो सूर्य है। और चंद्रमा बहुत मुश्किल से सूर्य को एक हद तक ढक पा रहा है, और ये एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। चंद्रमा बहुत छोटा है, सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन सूर्य बहुत दूर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है। चंद्रमा महज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और चंद्रमा महज 4 लाख किलोमीटर दूर है, और इसलिए 400 गुना ज्यादा पास है चंद्रमा सूर्य के मुकाबले, और इसलिए इसको ढक पा रहा है। ये ऐतिहासिक फोटो इसलिए है बिकॉज हम लोग काफी बात कर रहे थे कि इसके क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या इसका अभिप्राय हो सकता है। पृथ्वी एक बहुत ही विशिष्ट ग्रह है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया है खगोल शास्त्र के बारे में, और मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि हम दूसरे ग्रहों में जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा। अगर आप बुध ग्रह यानी मरकरी पे जाएं या वीनस पे जाएं, शुक्र ग्रह पे जाएं, तो आपको कभी भी सोलर इक्लिप्स नहीं दिख सकता, उनके पास कोई चंद्रमा ही नहीं है। अगर आप मंगल ग्रह पे जाएंगे तो उसके पास 2 छोटे छोटे चंद्रमा है, और उस वजह से वहां पर भी सोलर इक्लिप्स नहीं हो सकता। बृहस्पति के अलावा अगर हम छोड़ दें तो शनि और यूरेनस और नेपच्यून, उन सब पे वैसे तो सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। बृहस्पति और पृथ्वी सिर्फ 2 ऐसे ग्रह हैं जहां पर सोलर इक्लिप्स अक्सर होते हैं। बृहस्पति पे तो बहुत ज्यादा होते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन होता है, लेकिन पृथ्वी पे भी साल में 3-4 बार हमें सोलर इक्लिप्स दिखता है। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे ग्रह पे रहते हैं जहां पे हमें खगोल का एक इतना विरला, इतना रेयर नजारा दिखता है। यहाँ पे मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन होगा सृजन जी, और वो सवाल ये है कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इस वक्त इस बात को लेकर है, ये जो सूर्य ग्रहण है, इससे पहले भी सूर्य ग्रहण हुआ है, ये जो सूर्य ग्रहण है ये कौन से सवालों के जवाब, अगर हमारे प्लैनेट की बात करें या फिर हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करें इस प्लैनेट पर, ये क्या कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब साइंटिस्ट या खगोल शास्त्री इस वक्त तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे, और ये दे सकता है उस लिहाज से? देखिए, कोई भी ये ऑब्वियसली एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है, तो साइंटिफिक एंगल से हम इसको स्टडी करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है किसी लाइफ फॉर्म पे या इन सब चीज़ों पे हमने स्टडी किया है। कुछ ऐसा कोई बहुत विशिष्ट हमें परिणाम नहीं मिला कि इससे कोई लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन नेवरदिलेस पृथ्वी, जैसा मैंने आपको बोला, सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रह हैं, बृहस्पति और पृथ्वी, जहां पर ये अक्सर होता है, बाकी सब पे बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है किसी भी प्लैनेट के लिए कि उसके सूर्य को उसका सैटेलाइट, यानी हमारा मून, हमारा सैटेलाइट है, वो उसके ढक दे। ये एक बहुत ही विरला मोमेंट होता है, लेकिन आगे चल के जब हम और प्लैनेट्स पे रहेंगे, शायद उस परिदृश्य अगर हम देखें तो इसको स्टडी करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी होंगे जहां पे बार बार, जैसे बृहस्पति, जहां पे बार बार आपको सूर्य ग्रहण होता रहेगा, तो उसको स्टडी करना आवश्यक है। इस अगर कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे को 1 मिनट और दें तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी रोचक कथा सुनाता हूं जो मैंने किताब में अपनी लिखी थी, और इसलिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने उसके बारे में क्यों जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस कहानी सिखाएगी आपकी, सत्य कहता है। 1504 की बात है, फरवरी 1504। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज करी, वो स्पेन से चौथी बार इनफैक्ट वो स्पेन से अमेरिका की तरफ जा रहे थे, और वो जमैका नाम के एक आइलैंड पे रुक गए। उनकी शिप टूट गई, कुछ शिप टूट गई, कुछ बच गई, तो वो जमैका पे जाके रुक गए। जमैका वेस्ट इंडीज में है। वहां पर जो मूल निवासी थे, जिनको आरावाक बोलते थे, वो मूल निवासी उनको पसंद नहीं करते थे, वो उनको मार भगाना चाहते थे, और अगर मार भगाते तो शायद यूरोपियंस कभी भी अमेरिका पे कब्जा ना कर पाते। और उसके बाद जब उनको मार भगाने वो गए, तो क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि खगोल शास्त्री भी थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि 1 मार्च 1504 को एक लूनर इक्लिप्स होगा, सोलर नहीं, लूनर इक्लिप्स होगा, क्योंकि उनको पता था खगोल शास्त्री की कब कब क्या क्या होता है। मूल निवासियों को यह बात पता नहीं थी, उनको लगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस मजाक कर रहे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा तो देखना, और जब 1 मार्च आई और वाकई लूनर इक्लिप्स आया, तो क्रिस्टोफर कोलंबस की बात, भविष्यवाणी सत्य हो गई। मूल निवासियों ने कभी खगोल शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, और इसलिए उन्होंने उसके आगे घुटने टेक दिए। अमेरिका के आइलैंड पर स्पेनिश लोगों का कब्जा शायद इसलिए हुआ क्योंकि जो मूल निवासी थे उन्होंने खगोल शास्त्र ठीक से नहीं पढ़ा।
इसलिए ग्रहण को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत जरूरी है विश्लेषण करना। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रमेश चंद्र कपूर है। डॉक्टर रमेश चंद्र कपूर, हम एक नहीं बल्कि कई तस्वीरों के माध्यम से सूर्य ग्रहण को लेकर जो एक तरह का कौतूहल है, जिज्ञासा है, वो भी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो सूर्य ग्रहण के डिफरेंट स्टेजेस हैं वो भी दिखा रहे हैं, और तस्वीरें ना सिर्फ भारत से दिखा रहे हैं बल्कि दुनिया भर से दिखा रहे हैं। आप इस सूर्य ग्रहण को, पार्शियल सोलर एक्लिप्स को, आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, मेरे लिहाज से हर ग्रहण जो है वो एक ज्ञान पर्व है। इसमें ज्ञान की गंगा जो है बहनी चाहिए। स्कूल में जो है डिबेट्स होनी चाहिए। स्कूल के टीचर्स बच्चों से कहें कि भाई तुम लोग पिनहोल कैमरा बनाओ, जिसका सबसे अच्छा होगा उसको इनाम मिलेगा। इस तरह से जो है अवेयरनेस जो है वो फैलनी चाहिए लोगों के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहण के कारण अगर लोगों के मन में कोई आशंका है, उस आशंका को दूर किया जाना चाहिए। तो पहली बात यह है कि जैसा कि हम पिछले सेशन में भी बात कर चुके हैं कि आपके खाने के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, और जो है सिर्फ इतना ही ख्याल रखना चाहिए कि कौतूहलवश अगर आप कोरी आंख से सूर्य की ओर देखेंगे ग्रहण की अवस्था में या वैसे भी, तो आपकी आंख को नुकसान पहुंच सकता है। तो मेरे पास जैसे एक ये ऐसे गॉगल्स हैं, और ये इसमें एक माइलर फिल्म लगी है ND+5 की, तो सूर्य की रोशनी को करीब 1 लाख गुना कम कर देती है। तो इसके जरिए हम सीधे सूर्य को देख सकते हैं। तो ऐसे गॉगल्स मिलने चाहिए बाजार में, लेकिन वो स्टैंडर्ड किस्म के होने चाहिए ताकि आपकी आंख को कोई नुकसान ना पहुंचे ऐसी किसी सब स्टैंडर्ड चीज से। तो सिर्फ बात देखने की है। हम लोग तो तस्वीरें लेते हैं, और हमारे लिए जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए हम लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। हमारे पास विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं, तो हम स्टडी करना चाहते हैं उस सबको। यहां पर अभी आपने सुना आचार्य सचिन शिरोमणि जी ये कह रहे थे कि खाना खाना है, खाना खा लीजिए। साइंस तो कुछ और ही कहता है और एस्ट्रोलॉजी कुछ और। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा कि विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी के बीच एक तरह का टकराव भी है। देखिए, वैज्ञानिक घटना है, खगोलीय घटना है, हम इसे मान सकते हैं, लेकिन इस आधार पर यह कह देना कि आप इस समय खाना खा लीजिए, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा का कारक है, सूर्य आपके स्वास्थ्य का कारक है। और यही सूर्य जब ग्रसित होता है और यही सूर्य पर जब ग्रहण लगता है, माना कि एक खगोलीय घटना है, नो डाउट, कोई संशय नहीं है, लेकिन इस दौरान थोड़ा सा समय रुक के और आप खाना खाने से बचें तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि सूर्य जो होता है इस समय पृथ्वी पर नमी होने के कारण, या जिस भी बैक्टीरिया को अगर जो खत्म करना है, तो सूर्य का प्रकाश उसके अंदर काफी मददगार होता है। और इसी समय जब ग्रहण लगता है तो सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, जो कि हमारे खाने को अशुद्ध हो सकता है, कर सकता है। और इसी समय हम इससे खाना खाने के लिए लोगों से कहते हैं कि थोड़ा सा आप बचिए, उसके बाद या आपको बहुत ही जरूरी है खाना। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, हमारी जो माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए इस पर कोई नियम लागू बिल्कुल नहीं होता। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, खाना खाना है, नहीं खाना है, साइंस का व्यू पॉइंट अलग है यहाँ पर, और एस्ट्रोलॉजी का व्यू पॉइंट अलग है, तो टकराव तो दोनों में है। अदिति जी बहुत रोचकता आ रही है, बहुत आनंद भी आ रहा है। देखिए, इस बात पर मुझे बिल्कुल कहने में कोई एतराज नहीं है कि आज हमारी जो शिक्षा पद्धति में कुछ पहले भी लोग थे जो कॉन्वेंट से पढ़ के गए, वहां से गए, वो हमारे भारतीय सभ्यता को हर जगह किसी प्राचीन गणित को, प्राचीन परंपरा को नकारना एक धर्म ही बन जाता है। जबकि पाश्चात्य जगत में आज भी जहाँ नासा जैसी संस्थाएं हैं, उनके यहाँ पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है, उसको नकार नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चाहे वो बहुत बड़े बड़े प्रयोग आ रहे हैं। अच्छा, और गणित के विषय में जिस यूरोप में 10 महीने का वर्ष होता था, दिसंबर आखिरी 10वां महीना होता था, फिर 2 महीने बाद में ऐड किए गए, तो बाद में उनका दिसंबर माने 10 और वो बना दिया उन्होंने 12वां। तो ये ऑक्ट माने 8, लेकिन कहेंगे 8 और महीना है 10। ये मेरा एक निवेदन ये है, हमारे परंपराओं में जो हमारे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने जो बोला हुआ है, जो कहा हुआ है, उसके पीछे के निहितार्थ,
उसके पीछे का कुतूहल, उसके पीछे छुपा हुआ उत्सव, उसके पीछे छुपा हुआ जनमानस को जोड़ने की जो भावना थी। अब मैं निवेदन करूंगा, सारे इसरो के साइंटिस्ट या नासा के साइंटिस्ट थोड़ी सारे देश के 135 करोड़ लोग बन जाएंगे। कोई साहित्यकार बनेगा, कोई संगीतकार बनेगा, कोई पत्रकार बनेगा, कोई नेता बनेगा। ये सारा समग्र चिंतन है, तो हमें समग्रता का अध्ययन करते हुए। अच्छा एक बात बताइए, भोजन करो भोजन करो, भैया जी इतना जोर भोजन में क्यों दे रहे हो? हमारे यहाँ तो उपवास करने से पेट की शुद्धि होती है ना। 30 दिन तक रमजान के रोजे भी रहते हैं, निर्जला की एकादशी भी होती है सारा, लेकिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन खाओ खाओ खाओ, ये एक प्रकार की हठ धर्मिता है और वो ठीक नहीं है। क्या ये डॉक्टर रमेश चंद्र कपूर हठ धर्मिता है साइंस के लिहाज से? देखिए, हमारा प्रयास जो है इस बारे में अगर कोई भ्रम है वो दूर करने का है, सिर्फ उतनी ही बात हमने कही है। इसके अलावा जो है लोगों की अपनी चॉइस है, वो जो मर्जी करना चाहते हैं वो करें। हमारा अपना एक फर्ज है जो कि हम उसको निभाते हैं। लेकिन ये टकराव क्यों है? ये ऐसा क्यों लगता है कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस जो है वो एक दूसरे के पूरक होने के बजाय, जो कि वो हो सकते हैं टू एन एक्सटेंट, एक दूसरे के वर्सेस क्यों दिखाई देते हैं, एक दूसरे के आमने सामने क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, विज्ञान में जो पद्धति है शोध कार्य की, जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, उसमें दूसरी चीज़ों को भी फिट होना चाहिए। अगर कोई दूसरी तरह का तर्क है तो वो हम उसको अपनी ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट की कसौटी पे कसेंगे, उसके तर्क को हम पहचानेंगे कि भाई ये इसमें जो कही गई बात है उसमें कितनी गंभीरता है। तो इसी प्रकार से जो है विज्ञान तो आगे बढ़ता है, तभी जो है इतनी तरक्की हो सकी है। बाकी जो है जो चीज़ जिससे हम सहमत नहीं हो सकते हैं तो फिर हम उसको नहीं स्वीकार कर सकते। नहीं, थाली की कटोरी लेके बाहर प्रयोग करिए ना। इस समय साइंटिस्ट हम तो ये कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं, हम विज्ञान के साथ हमें ज्योतिर्विद है, ज्योतिष तो गणित का विषय है, और उसके साथ धर्मशास्त्र भी है, लोक रीतियां भी हैं, उसके अंदर उत्सव भी है। हमारे साथ इसरो के साइंटिस्ट विनोद श्रीवास्तव जी भी हैं। विनोद श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से दिखा रहे हैं और अलग अलग स्टेजेस की दिखा रहे हैं। अपने आप में बहुत कुछ एक्सप्लेन ये तस्वीरें भी कर रही हैं। सबसे पहले तो आपका एक्सपर्ट कॉमेंट। नमस्कार। नमस्कार जी। जब ये इस तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं तो इसरो 2010 में उन्होंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि 2 दिनों के अंतराल में 10 साउंडिंग रॉकेट तुम्बा और श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए। इन रॉकेटों को छोड़ने के बाद में जो उसे डेटा मिला है, उससे हम लोगों ने क्या पता कर रहे थे, जब ये सोलर इक्लिप्स शुरू होता है तो एक सडनली एक तरह का सोलर रेडिएशन है जो कि कट ऑफ हो जाता है। इस कट ऑफ होने से इक्वेटोरियल आयोनाइजेशन में अनोमली, इक्वेटोरियल टेम्परेचर और विंड में अनोमली, मतलब इनमें भेदभाव आने लगता है। तो इसकी स्टडी करने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट 2010 में किया गया था। अब जो आजकल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय, वो एक आस्था का विषय है, लेकिन वैज्ञानिक में क्या चेंज होता है इसको पता करने के लिए हमने हमारे इसरो से 10 रॉकेटों का प्रक्षेपण करके उसकी एनालिसिस की गई थी। उसको मालूम करने के लिए हमारे जो पेलोड थे साउंडिंग रॉकेट के, उनमें लैंगमोर प्रोब्स थे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने के लिए, जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे रीजन है उसमें एक ई रीजन है, उसमें प्लाज्मा वेव का जनरेशन किस तरह से हो रहा है इसका पता लगाया गया था। और इनके पेलोड में ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो अपने से वो एक ट्रेल छोड़ता जाता है, तो उससे पता लगता है कि जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो जो हवा का रुख है 0 से लेके करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक किस तरह से चेंज बदल रहा है, उसको हम लोगों ने फोटोग्राफी की तरह से पता किया। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूट्रल विंड, इस तरह के प्रोब से ई रीजन में बहुत सारे अनियमितताओं को, अनोमलीज को स्टडी किया गया था। तो ये तो सूर्य ग्रहण का हुआ। जो हम लोग आजकल बात करते हैं वो बात करते हैं आस्था के बारे में। तो वैज्ञानिक और आस्थाओं के बीच में थोड़ा बहुत समन्वय नहीं हो पाता है, तो वैज्ञानिक अपनी बात रखते हैं और जो लोग आस्था में विश्वास करते हैं वो अपनी बात रखते हैं। नहीं, हमारी आस्थाएं विज्ञान से जुड़ी रही हैं, कभी भी हमारी खोखली आस्थाएं नहीं रही। सनातन वैदिक धर्म में
चाहे वैदिक गणित हो, चाहे हमारा आर्यभट्ट जी का भी विरोध हुआ, लेकिन बाद में लोगों ने स्वीकार किया। ऐसा नहीं है, ज्योतिष को, गणित को, ज्योतिष माने गणित, विज्ञान प्रयोग है, खोज करेगा। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले, 30 साल 40 साल हो गए, हम जब स्कूल पढ़ते थे, मलेरिया का रोग होता था तो डॉक्टर कहते भैया ये दवाई ले जाओ, कुनैन की गोली, क्लोरोक्विन, बोले बिल्कुल ध्यान रखना, खाली पेट खाना। आप कहते भैया आधा बिस्कुट जरूर खा लेना। ये भैया प्रयोग चल रहे हैं, अभी वैक्सीन में भी प्रयोग हुआ। विज्ञान स्वीकार्य है, अच्छा है, कार्य उसको कोई नकारता नहीं, लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, विज्ञान से जुड़े हुए कुछ लोग जिनकी शिक्षा का ध्येय पाश्चात्य रहा है, पाश्चात्य शिक्षा को वो ज्यादा अलंकृत करके उसको भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रति हीन भावनाएं प्रकट करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपकी जो आस्था है और जो आपका शास्त्र है वो एक्सपीरियंसेस पर, प्रैक्टिकलिटी पर और साथ ही प्रूवन फैक्ट्स पर बेस्ड है। सृजनपाल सिंह जी, सवाल वही है जिस सवाल के साथ हमने आज इस बहस की शुरुआत भी की थी कि जिस समन्वय की जरूरत अक्सर इस तरह की घटनाओं में महसूस की जाती है कि होनी चाहिए साइंस यानी विज्ञान और साथ ही एस्ट्रोलॉजी के बीच, वो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह क्या लगती है? क्या ये दोनों टकराव पर है या एक्चुअली दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है जो बेटर रिजल्ट्स दे सकता है? सवाल विज्ञान और आस्था का नहीं, ज्ञान का है। ज्ञान क्यों होता है? ज्ञान होता है सत्य की खोज, और सत्य की खोज करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटेशन भी करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है, हमें एनालिसिस भी करना पड़ता है। लेकिन सत्य की खोज में हमारे पास दो चीजें अवश्य होनी चाहिए, दो हथियार। पहली है विनम्रता। विनम्रता इस बात की कि आज जो मैं जानता हूं या आप जानती हैं या कोई भी जानता है, हो सकता है कि कोई कल उसको डिस्प्रूव कर दे और आपको एक नया ज्ञान मिल जाए और आपका पुराना ज्ञान आपको त्यागना पड़े। ये विनम्रता होती है। और दूसरी बात होती है उसको प्रगतिशील होना होता है। उसे आने वाला जो डेटा आ रहा है, जैसे जैसे नए नए रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, आपको अपना ज्ञान बदलते रहना होगा। अगर आप भारत की, क्योंकि हमारे बीच जो आचार्य मौजूद हैं वो ये कह रहे थे कि भारत जो है ऐतिहासिक रूप से आर्यभट्ट, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाम लिए जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं अपने अपने समय के, और उस समय विज्ञान और ज्ञान एक दूसरे रूप में था और अब एक नया एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, नई चीजें आई हैं। शायद हम दोनों को एक दूसरे से सीखना है और एक दूसरे जो हम जानते हैं और मानते हैं, हमें उसको फैक्ट की कसौटी पर देख करके अपने जो बिलीफ है, जो हम मानते हैं, शायद उसको भी बदलने की आवश्यकता है मुझे। क्योंकि हो सकता है, देखिए, खाना खा लेना या नहीं खाना ये पर्सनल चॉइसेस है, परंतु भय की वजह से खाना ना खाना या कुछ नहीं करना, इसमें मुझे सवालिया निशान लगता है। किसी का खाना खाना, उपवास रहना उसकी मर्जी है, लेकिन भय से नहीं होता वो। तो भय नहीं होना चाहिए। ज्ञान को तो भय को हटाना है, ज्ञान को भय फैलाना नहीं है। ठीक, और इसलिए मुझे लगता है कि आपकी बात एकदम सही है। आचार्य सचिन शिरोमणि जी, यहाँ पर इन्होंने कहा कि सवाल विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, सवाल ज्ञान का है और ज्ञान भय से नहीं आ सकता। मैं आपसे जानना और समझना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक करोड़ों की संख्या में न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में आपको इस वक्त देख रहे हैं जी। ये किस राशि के लिए कितना शुभ या कितना मुश्किल भरा है? सबसे पहले तो मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा और सराहूंगा भी कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। जब पुराने जमाने में लोग कुंडली देखते थे तो सिर्फ जन्म कुंडली के आधार पर ही उसका विश्लेषण कर देते थे, उसके बारे में प्रिडिक्ट कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर बना और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ी, तो हमें हाथों हाथ जो है जन्म कुंडली का निर्माण भी हो जाता है। वहां से हम D9, जिसे हम नवमांश कुंडली बोलते हैं, उसे बनाने में भी उसका 9वां भाग देखा जाता है राशि का, 3 से लेकर 3:20 तक। तो उसमें जो है हम उसको इमीडिएटली बना भी लेते हैं और उसका रीडिंग भी हो जाती है और प्रेडिक्शन भी कर पाते हैं। तो ये तो हो गई विज्ञान की बात। अब जन्म कुंडली, जब आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसको देखकर ही जन्म कुंडली का निर्माण होता है। ये हो गई यहां पर ज्योतिष विज्ञान की। तो मैं ये मानूंगा ज्योतिष और विज्ञान अगर एक दूसरे के साथ मिल जाए तो और ज्यादा बेहतर ये कार्य आगे जाकर कर सकते हैं। बात उन लोगों की करते हैं जो लोग राशि के आधार पर जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है तुला राशि, स्वाति नक्षत्र और प्रीति योग में लग रहा है। तो तुला राशि सूर्य की अपनी नीच राशि होती है और यह ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण है। ग्रस्त यानी कि सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं और उस समय जब पीड़ित हो जाएं, ग्रस्त हो जाएं, तो उसे हम ग्रस्तास्त बोलते हैं। तो ऐसे समय ज्यादा इसका दुष्प्रभाव नहीं आने वाला। लेकिन विशेष तौर पे जो लोग हमें सुन रहे हैं जी
के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे मैं ध्यान रखने की एक अपील जरूर करूंगा। किनसे कहेंगे आप ये वृश्चिक राशि वालों से? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये तुला राशि और स्वाति नक्षत्र के अंदर है। यहां वृश्चिक राशि वालों की भी बता दूं कि राशि से 12वें घर के अंदर ये जो ग्रहण है उनके स्वास्थ्य पर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं डालने वाला है। और विशेष तौर पे बायां और दायां जो आंख होती है हमारी, उन और नेत्र ज्योति का भी जो कारक है वो सूर्य है। सूर्य जो ग्रहण लग रहा है सूर्य को, तो थोड़ा सा आईसाइट की भी प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। और स्वाति नक्षत्र से हम देखते हैं किडनी की प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम। तो अग्नि वाले जो हम जठराग्नि की बात करते हैं वो थोड़ा सा यहां मंद हो सकती है। मौसम के अंदर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है और आने वाले समय के अंदर लगभग 15 दिन तक आप मान के चलिएगा कि स्वास्थ्य के अंदर उठापटक ना हो, स्वास्थ्य का कोई दिक्कत या परेशानी बिल्कुल ना हो। हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आचार्य डॉक्टर गोविंद वल्लभ जोशी जी, किन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है और किन के लिए अच्छा है? जी अदिति जी, हमारे यहाँ जो इस ग्रहण के समय जो ठीक ठाक है, श्रेष्ठ है, उसमें योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं, जरा सुनने की कोशिश करते हैं। जी एक लोग पकड़ ले, आराम से हो जाएगा। ठीक लगा लीजिए, जब आप आराम चलाइए, आईडी नीचे करिए। देखिए, यह ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण की प्रवृत्ति रही है, उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को यहाँ पर देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था, तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं, उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे, इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी। और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसको भी अवलोकन किया। विज्ञान और शास्त्र कुछ अलग अलग हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, खुद उनके द्वारा इस बात का जिक्र किया गया कि उनकी दिलचस्पी थी और वो तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हमने आपको जी न्यूज पर दिखाई थी जब उन्होंने खुद सूर्य ग्रहण देखा था। लेकिन एक बार फिर से दोहराते हुए, सावधानी के साथ, जोश में होश नहीं खोने चाहिए। जाहिर तौर पर ये एक ऐसी घटना है जिसे हर कोई देखना चाहता है, लेकिन इसे देखने के लिए आपको खास तरह के इक्विपमेंट की जरूरत है। आप इसे खुली आंखों से इस तरह नहीं देख सकते हैं और इसीलिए अवेयरनेस, जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से, और साथ ही जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो इन्हें किस तरह से देखना और समझना है, क्योंकि बार बार एक टकराव देखने को मिलता है जब साइंस और एस्ट्रोलॉजी में एक समन्वय की कमी दिखाई देती है और वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं अपनी अपनी मान्यताओं और अपने अपने रूल्स को लेकर। चलिए से आचार्य डॉक्टर गोविंद वल्लभ जोशी जी, यहां पर अब मैं आपसे जानना चाहती हूं, करीब 20 मिनट और बाकी हैं, 17-18 मिनट का वक्त बल्कि कहना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब समाप्त होगा उसके बाद जो दर्शक इस वक्त
वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे, जिस सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव की बात थोड़ी देर पहले आचार्य सचिन शिरोमणि कर रहे थे, उसे कम किया जा सकता है? दीदी जी, वृश्चिक सिंह धनु और मकर में ये ठीक है, इसमें ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं है। और मेष कन्या कुंभ में इसका मध्य प्रभाव है 100 और जो कष्टदायक और ज़्यादा परेशानी वाला है मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन में। लेकिन सभी को इससे सावधानी रखनी चाहिए और उस समय ग्रहण समाप्ति के बाद उनको स्नान करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और ब्रह्मांड में सबसे बड़े यही पंच तत्व, महतत्व से ही ये सारा चराचर का खेल बना हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले जल तत्व से स्नान करें, गंगा जल डालें और गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, समस्त नदियों का अगर श्लोक याद हो तो, नहीं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, इन समस्त नदियों का स्मरण करें, ताकि उसमें हमारे यहाँ उसमें गंगा स्नान का पुण्य भी मिलेगा और साथ में हमें तीर्थ भ्रमण का लाभ भी मिलेगा। उसके साथ हमें राष्ट्रीय एकता के सूत्र भी मिलेंगे। हमारी बड़ी विशाल भावना इसके साथ रही है। ठीक है विनोद श्रीवास्तव जी, पहले भी सूर्य ग्रहण हुआ, आंशिक सूर्य ग्रहण इस बार भी हो रहा है। अभी जो दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं, इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण है, ये किस मायने में, किस सवाल के जवाब के लिहाज से अहम हो सकता है? और ये जो टकराव है साइंस और आस्था के बीच, एस्ट्रोलॉजी की बात जब की जाती है, ज्योतिष शास्त्र की बात जब की जाती है, क्या ये टकराव जो है इसे समन्वय के तौर पर नहीं बदला जा सकता है क्या? विनोद श्रीवास्तव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो विज्ञान, भारतीय अनुसंधान और विकास संगठन ने 10 रॉकेटों को 2 दिन के अंतराल में छोड़ा, एक उस दिन जिस दिन की ये परिक्रमा क्रिया हो रही थी सूर्य ग्रहण की, और अगले दिन उसी समय जबकि सब कुछ सामान्य था। तो 2 तरह के डेटा इकट्ठा किए गए उड़ान के दौरान, उनका फिर समन्वय किया गया। उसके बाद में फिर हमारे पास भी ऐसे रॉकेट जो है हम लोग साल भर छोड़ते रहते हैं, उन डेटाओं से इनका समन्वय किया गया। अच्छा, तो साइंटिफिकली क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस समय यकाएक सूर्य से आने वाली रेडिएशन जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है उतने अंतराल तक। उस अंतराल में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसकी स्टडी करने के लिए भारतीय इसरो ने बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया था, और जिसमें कि रॉकेटों को 2 जगह से, हमारे टल्स त्रिवेंद्रम से और श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से छोड़े गए थे। जो साइंटिफिक डेटा है उनका एनालिसिस ज्यादातर हम लोग के अंदर ही रहता है, इसरो के अंदर में ही रहता है, जिसको अगर किसी को जरूरत होती है तो उसके लिए उसके रिक्वेस्ट पे इस तरह की डेटा उनको प्रदान किए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब इस तरह की खगोलीय विधियां होती हैं तो हमारे वातावरण में और हमारे इसमें क्या डिस्टर्बेंसेस होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, इनको हम लोग स्टडी करते हैं। ये हमारा मुख्य ध्येय रहता है। जी, आचार्य सचिन शिरोमणि ये कह रहे हैं कि किस तरह के बदलाव आते हैं, जो अलग अलग साइंटिफिक स्टडी चल रही होती है, साथ ही इसरो तो बहुत बड़ा जो एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है वो चलाता है। लेकिन अगर यहाँ पर अब ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से बात की जाए तो ज्योतिष शास्त्र के लिए सूर्य ग्रहण का विश्लेषण वो कितना अहम है, भविष्य में के गर्भ में क्या है उसे जानने और समझने के लिहाज से? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है अदिति जी। अब जब बदलाव की बात आती है तो हम बात कर लें, आज चूंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण जो है हमारी प्रकृति के अंदर उसको बैलेंसिंग जो पावर देता है, सूर्य का जो प्रकाश आता है वहां से जो एनर्जी आती है, जो पावर आती है, वो हमारी प्रकृति के अंदर एक बैलेंस को जो है मेंटेन करती है। अब सूर्य अगर ग्रसित हो जाए तो सूर्य जिन जिन चीजों का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य स्वास्थ्य का कारक है, सत्ता का कारक है, तो विशेष तौर पर इस सूर्य ग्रहण का जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सत्ता का भी कारक है और जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं उनके स्वास्थ्य का भी कारक है, तो 2 चीजें यहां पर हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पर जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका अच्छा असर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला।
बात करें इस सूर्य ग्रहण के नहीं, प्रभाव अभी आपने की, जो पॉइंट उठाया, आपने कहा कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके लिए जो सूर्य ग्रहण है ये भारी है जी, अगर मैं सही समझ पाई। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं अदिति जी आप। तो आने वाले लगभग 15 दिन जब तक इस ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा, तो उन लोगों को भी, और विशेष तौर पर जिन लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य निर्बल है, कमजोर है, तो उनको भी अपना विशेष तौर पे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और ये जो जब आप सत्ता की बात करते हैं जी। तो सत्ता से आपका मतलब है दुनिया भर में जो लीडर्स हैं उनके लिए, जी। या फिर आप ये भारत के संदर्भ में और भारत की राजनीति के संदर्भ में कह रहे हैं? देखिए, ये सभी लोगों के लिए सत्ता का जो कारक है, जो इंडिकेट करता है, वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य पावरफुल प्लेनेट है, सभी प्लेनेट्स को ये अपनी पावर देता है। तो यहां पर जो हम कहेंगे सभी लोगों के लिए कहेंगे, चाहे वो किसी पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। हमारे साथ सृजन पाल सिंह जी भी हैं। सृजन पाल सिंह जी, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को आपके लिहाज से इन तस्वीरों में क्या खास, और अब करीब कहना चाहिए 10 मिनट का और वक्त बाकी, ऐसा कोई साइंटिफिक सवाल जिसका जवाब आप इस पार्शियल सोलर एक्लिप्स से आपकी निगाहें टिकी हों कि जो स्पेस में एक्सप्लोरेशन चल रही है उसके लिहाज से कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब की तलाश आपको लगता है इस सोलर एक्लिप्स के बाद खत्म हो जाएगी? देखिए, सोलर एक्लिप्सेस तो अक्सर होती हैं, तो ये तो एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। अगर साइंटिफिक एनालिसिस से हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट होता है जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, यानी कि पूरा सूरज ढक जाता है चंद्रमा से। लेकिन इस सोलर एक्लिप्स से भी हमें लाइफ फॉर्म्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, अगर, क्योंकि सोलर रेडिएशन पे कुछ तो कमी आई जाती है, कुछ समय के लिए ही कमी आ जाती है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हम स्टडी करते चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे कोई विशेष उभर करके सामने तो नहीं आने वाला, लेकिन आने वाले समय में जब हम दूसरे ग्रहों पे जाएंगे या स्पेस में रहना ज़्यादा शुरू करेंगे, उस समय इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम चंद्रमा पे रहना शुरू कर दें तो वहां पर तो पृथ्वी बहुत बड़ी है उनके आकाश में, और वो कई बार चंद्रमा के ऊपर सोलर एक्लिप्स करती रहेगी, क्योंकि उनका रोकती रहेगी, पृथ्वी बड़ी है। तो चंद्रमा पे जब हम रहेंगे तो बहुत सारे सोलर एक्लिप्सेस हमें देखते रहेंगे हम पृथ्वी की वजह से। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा शायद हम यहां से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आगे चल के चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपने कुछ आचार्यों ने कुछ सवाल उठाए थे कि मेष राशि के ऊपर फर्क पड़ेगा। अब मैं कोई ज्योतिष विज्ञान का कोई बहुत मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने देखने की थोड़ी बहुत कोशिश करी। तो आज एक प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, और हमें बताया गया है कि मेष राशि के लिए परिणाम थोड़े खराब होंगे सोलर एक्लिप्स के। इंटरेस्टिंगली उनकी राशि भी मेष है। सो मुझे नहीं पता कि ये शायद इम्पैक्ट उनके ऊपर पॉजिटिव पड़ा है, जबकि हम सोच रहे थे कि मेष राशि पे खराब प्रभाव पड़ेगा, वो तो प्रधानमंत्री बन गए। सो मुझे लगता है कि ऐसे डेटा जो है, आपने जो सवाल उठाया ना, हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य डॉक्टर गोविंद वल्लभ जोशी है, वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी बन गए हैं, प्रभाव तो अभी आने वाले दिनों में होगा। आचार्य डॉक्टर गोविंद वल्लभ जोशी मुझे कह रहे हो? अच्छा, हाँ बिल्कुल अदिति जी, ऐसा है। सामान्य रूप में लोग कह देते हैं ना राशि, बोले पंडित जी कोई भी दिखाई दे तो ठिठौली सी, पंडित जी मेरी क्या राशि चल रही है। भैया बड़े बड़े पढ़े ले, राशि का मतलब है समूह, आकाश गंगाओं का समूह। किस आकाश गंगा समूह में किस समय सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, उसकी गणना के आधार पर जातक के शरीर पर, पृथ्वी पर, सारे भूमंडल के देशों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे लग्न स्थापित होता है। लग्न से उस समय ग्रह को स्थिति कितने कोण में है, कब सूर्य की किरण पड़ रही, कब बृहस्पति की किस एंगल में पड़ रही है, ये समग्र अध्ययन है। दूसरी बात अदिति जी, आपने कहा बनतों के हम तो शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण है पश्चिमी देशों के लिए कष्टदायक है। यूरोप में इस समय अमेरिका और ब्रिटेन आदि का वर्चस्व पर आघात आ सकता है। मैं कई बार बोल रहा हूं, क्योंकि अस्त होता हुआ, अग्रसित होता हुआ अस्त हो रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। और इसके बाद चंद्रमा का जो हमारे यहाँ पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगेगा, वो ग्रसित होके उदय होगा और यही निर्मल होके चला जाएगा। उसका प्रभाव पश्चिमी देशों के लिए अधिक पड़ने वाला है। दूसरा एक बात और बताऊंगा, क्योंकि आपने पश्चिमी देशों का जिक्र किया और उनके सूर्यास्त की बात की, सूर्योदय किसका हो रहा है? सूर्योदय कौन से देश का हो रहा है? देखिए, उनको इस समय तो पश्चिम में हो रहा है, हमारे यहाँ रात्रि होने जा रही है, लेकिन उनके यहाँ ग्रसित हो चुका, अस्त तो हमारे यहाँ अब हो रहा है।
हमारे यहाँ अस्त होकर के वो ग्रसित ही उनकी ओर जा रहा है। हम अपने एंगल को मैं देख रहे हैं। भविष्य की दशा के लिहाज से आचार्य जी आपसे पूछ रही थी कि किस देश का सूर्योदय हो रहा है, किस अच्छा, देश का ठीक। भाग्य बुलंद हो रहा है। अदिति जी, ऐसा है, भारतवर्ष की जन्मपत्री में बहुत उच्च योग बना हुआ है। दूसरा, वैसे हम बचते हैं शास्त्रज्ञ लोग राजनीतिक टिप्पणी से, लेकिन जो सामने है पुतिन और मोदी जी की मैत्री भाव है, दोनों के गजकेसरी योग है। इनका कॉम्बिनेशन बहुत आगे के लिए बहुत अच्छा बनेगा। चाइना अपनी जो है विसंगतियों में आलोचना समालोचना में घिरेगा, कोई बलिष्ठ चाहे वो उत्पात करने में आगे दिखाई दे, और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, इनके लिए कोई अच्छा समय नहीं है अब। ठीक है प्रतीक जी, अगर यही सवाल आपसे पूछूं, किस देश पर भारी? अभी तक तो यहाँ पर राशियों की बात हो रही है, अगर राष्ट्रों के लिहाज से सूर्य ग्रहण को समझा जाए तो देखिए, तुला राशि पर और मेष राशि, इसके एक्सेस पर यह ग्रहण बन रहा है कि सूर्य राहु जब एक साथ होते हैं या सूर्य केतु, तब ग्रहण होता है। और उसके अपोजिट जो दूसरी राशि होती है वो मेष होती है। तो दो लोग इंपैक्ट हो रहे हैं सबसे ज्यादा, मेष और तुला वाले। ऋषि सुनक की अगर राशि नाम से सुनी जाए, समझी जाए, तो तुला निकलती है। तो निश्चित तौर पर पश्चिम इंपैक्ट होगा। आज दर्शन पाल जी ने कहा कि भाई वो पीएम बन गए। पीएम बन गए, लेकिन क्या बने रहेंगे? क्योंकि जुपिटर एंड सन इज प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी, और सूर्य खुद स्टेबल नहीं है, ग्रहण में है। तो क्या वो स्टेबल रहेंगे? तो ये एक देखने लायक बात होगी। वैसे भी ब्रिटेन में पिछले 3 साल से जो चल रहा है आप सब देख रहे हैं। रही बात इकोनॉमी की और पश्चिम की, तो वो नीचे आ रहा है, चाहे यूरोप हो चाहे ब्रिटेन हो। तो ये खास तौर से ग्रहण जो कि तुला राशि में है और वायु तत्व की ये राशि होती है, निश्चित तौर पर काफी हद तक काफी खराब रहेगा पश्चिम देशों के लिए। एशियाई देश खास तौर से बेटर करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, अगर तो भारत, उसके लिए सूर्य ग्रहण के क्या अगर मायने? भारत की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली हमारे 6ठे भाव पे खास तौर से सूर्य जब राहु केतु के साथ बैठ जाते हैं, आमने सामने राहु केतु होते हैं, सूर्य उसके साथ होता है, तो निश्चित तौर पर शत्रुओं का दमन होता है, नौकरियां बेहतर होती हैं। सिर्फ एक ही डर रहता है, वो ये कि राज सत्ता या सत्ता में बैठे हुए व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये योग कर्जों को भी कम करता है। तो भारत पर जो वर्ल्ड बैंक का कब्जा है, अगले 1 महीने में उस पर भी राहत मिलेगी, इकोनॉमी अच्छी दिशा में जाएगी। और खास तौर से बस कुछ मुख्य नेताओं को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और अगर बाकी चीजें देखें तो भारत के लिए ये ग्रहण कहीं से भी अशुभ नहीं कहा जा सकता। आचार्य सचिन शिरोमणि जी, यही सवाल अगर आपसे पूछूं, सत्ता के लिए, अभी आपने कहा था जो सत्ता में है उन पर भारी है, लेकिन अगर राष्ट्रों के लिहाज से पूछूं, देशों के लिहाज से पूछूं, तो ये सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा भारी किस पर, और भारत के लिए किस तरह का संकेत और संदेश इसमें? देखिए अदिति, भारतवर्ष की राशि से छठे लगन से छठे भाव के अंदर जब ये ग्रहण आता है, तो छठा भाव हमारे शत्रुओं का होता है। और वहां जब सूर्य गोचर करते हैं तो शत्रु दमन बिल्कुल जाहिर सी बात है होगा। और साथ ही यहां पर लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगा। भारतवर्ष के लिए विशेष तौर पे ये जो ग्रहण है वो लाभप्रद साबित होगा। उन चीजों का अनुसरण करना होगा जो सूर्य के कारक तत्व हैं। देखिए, सूर्य प्रकाश का कारक है। रोगों और मेडिसिन्स के लिए लिहाज से भी देखा जाए तो आने वाले समय के अंदर कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी वैक्सीन और इजाद होगी जो लोगों को सेहत प्रदान कर पाएगी। तो ये बहुत अच्छा भारत के लिए साबित जरूर होने जा रहा है, क्योंकि छठे भाव के अंदर लगा हुआ ग्रहण हर तरीके से लाभप्रद साबित जरूर होता है। सुजन पाल सिंह जी, क्योंकि यहाँ पर भारत के लिए इसमें अच्छे संकेत की, शुभ संकेत की बात की जा रही है, भारत के शोध कार्यों के लिहाज से बात करूं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, जो R&D से जुड़ा हुआ काम है, उस लिहाज से ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स जो है, ये उन प्रोग्राम्स को, उन स्टडीज को, उस रिसर्च को, उस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को कहां ले जा सकता है? नहीं, भारत में इस सोलर एक्लिप्स के ऊपर बहुत सारी स्टडीज, जैसे हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। भारत अंतरिक्ष और स्पेस रिसर्च में एक अग्रणी देश है, हमने बहुत तरक्की करी है, हम दुनिया के टॉप देशों में गिने जाते हैं। और इसलिए भारत की सभी संस्थाएं जो विज्ञान और अंतरिक्ष से संबंध रखती हैं वो इसका स्टडी कर रही हैं, और इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे उसका वो इस्तेमाल भी करेंगी। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि भारत के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम भाग्योदय होगा भारत का। और मुझे लगता है कि उस भाग्योदय में एक बहुत बड़ा हाथ उन युवा शक्ति का होगा, उस मन का होगा, उस वैज्ञानिक सोच का होगा।
अभी हमने कुछ दिन पहले इसरो से इतना बड़ा लॉन्च किया जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कीर्तिमान था। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष और विज्ञान और तकनीक को साथ आना होगा, अब हमारे आचार्यों ने तो हमें बोल ही दिया है कि हमारा भाग्योदय होगा। अब हमारी युवा शक्ति और हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को हमें इस्तेमाल करके भारत का ट्रूली भाग्योदय करना होगा। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर विनोद श्रीवास्तव जी, जो इस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की बात अभी यहाँ पर सृजनपाल सिंह भी कर रहे थे, लेकिन बार बार लौट कर ये पूरा डिस्कशन जो है एक ही सवाल पर आता है। भारत का भाग्योदय हो, भारत आगे बढ़े, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो चाहे वो साइंस हो, दोनों का ध्येय एक ही है। लेकिन जब इस तरह की एक नेचुरल फिनोमिना होता है, उस पर दोनों में टकराव क्यों दिखाई देता है? ये टकराव मानव निर्मित है, मैनमेड है, या प्रिंसिपल वाइज ही ये जो टकराव है ये इनहेरेंट है और इसको टाला नहीं जा सकता? देखिए, जो भी नेचुरल फिनोमेना अपने ब्रह्मांड में होते हैं, उससे हर एक आदमी कुछ ना कुछ रूप में प्रभावित होता रहता है। और हम वैज्ञानिक लोग उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा डेटा लेते रहते हैं जिसका कि हम आगे उपयोग करके अंतरिक्ष में होने वाले अन्य परीक्षणों में उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी की जैसा भी सृजनपाल सिंह ने बताया था कि हमने LVM-3 जो हमारा सबसे बड़ा हेवीएस्ट रॉकेट है, इससे हमने 36 विभिन्न सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ये रॉकेट जो है, जब हम स्पेस में अपने जो मैन मेड, जिसको कि हम ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम का नाम दिया हुआ था, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये रॉकेट उसको बताता है कि हम सक्षम हैं, और 2-3 और एक्सपेरिमेंट होने के बाद में ये रॉकेट को मैन को अपने ऑर्बिट में या पृथ्वी के चारों तरफ भेजने के लिए हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था। ये सौभाग्य है कि ये ग्रहण से एक दिन पहले लॉन्च हो गया, नहीं तो हमारे ज्योतिषाचार्य और बहुत से लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर उंगली उठाते। तो हम तो अगर कह रहे हैं जो भी काम है वैज्ञानिक करते हैं, वो हर एक काम को अपने साइंटिफिक ढंग से उसको सही देखने के बाद ही प्रक्षेपित करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, दीदी को भी मालूम होगा कि एक रॉकेट के अंदर में कम से कम 3000 से लेकर 4000 सब सिस्टम है, जिनको कि एक तांतेवार में काम करना है जब तक कि वो ऑर्बिट में पहुंच नहीं जाते हैं। तो ये अब LVM-3 जो रॉकेट था, उसने ये सिद्ध कर दिया है। और आपको ये भी मैं बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इसका जो क्रायो स्टेज है वो पूरी तरह से हमारे देश में विकसित किया गया, उसका निर्माण किया गया और उसको लॉन्च किया गया। और इसको एक के बाद एक कई कीर्तिमान हासिल कर ही रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले ही बना भी चुका है। तो जाहिर तौर पर हर इंडियन काफी प्राउड फील करता है जब इसरो की बात होती है। प्रतीक भट्ट जी, यहाँ पर लगातार दुष्प्रभाव की, प्रकोप की, नुकसान की, सेहत पर दुष्प्रभाव की बात की जा रही है। इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या कोई ऐसे उपाय हैं कि बचा जा सके, बिल्कुल यानी टाला जा सके? बिल्कुल ऐसे उपाय हैं, लेकिन पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, भारत में आंशिक है, तो भारत पर इसका कोई स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा भी सबसे ज्यादा तो 3 राशियां, मेष, तुला और वृश्चिक पे पड़ सकता है। अब रही बात कैसे लाभ लें, भाई सूर्य ग्रसित हो रहे हैं, सूर्य आत्मा के कारक, स्वास्थ्य के कारक, डाइजेशन, पाचन तंत्र, गैस, तो आपको इस दौरान इस तरह के फूड से परहेज करना होगा। दूसरी बात, सूर्य को बल देना होगा, क्योंकि सूर्य ग्रसित हो रहे हैं, तो सूर्य को बल कैसे दे सकते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और खास तौर से शिव चालीसा का पाठ करिए। राहु उसके साथ हैं तो नारायण कवच का पाठ करना भी लाभकारी रहेगा। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो सबसे आसान चीज, जो कि मुझे लगता है 135 करोड़ में से 90 करोड़ जनता जानती है, वो है गायत्री मंत्र का पाठ। इस दौरान, जो कि अभी कुछ मिनटों में खत्म होने वाला है, आप 108 बार एक माला जपें, और यकीन मानिए जब आप इस तरह का कंपन पैदा कर रहे होते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो निश्चित तौर पर उसकी एनर्जी आप ले रहे होते हैं और सन बैलेंस हो रहा होता है, सन की एनर्जी बैलेंस हो रही होती है, और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम होता जाता है बॉडी में। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं। अब एक और चीज है कि भाई कहा जाता है अच्छी नदियों का, पवित्र नदियों का स्नान अब तो संभव है नहीं, शाम हो चुकी है और आप ना जा सकते हैं, हर कोई ऐसे शहरों में नहीं रहता, लेकिन हर किसी के घर में गंगा जल है। तो ग्रहण खत्म होने के बाद
अपने सर पर 2 बूंद गंगा जल जरूर डाल लीजिए और उसके बाद खाना वगैरह या कुछ भी और कार्य करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम इनका थोड़ा सा ध्यान रख लें तो निश्चित तौर पर लाभ बड़े मिलते हैं। आचार्य सचिन शिरोमणि जी, आप जब ये सूर्य ग्रहण खत्म होगा और जिनके घरों में पूजा का स्थल है, मंदिर हैं, लोगों ने भगवान की मूर्ति स्थापित की हुई है या पूजा घर है, उन्हें क्या करना चाहिए? अब सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वक्त, ताकि इसका दुष्प्रभाव कम किया जा सके? बिल्कुल, देखिए दुष्प्रभाव नेचुरल तरीके से बिल्कुल कम किया जा सकेगा। एक खगोलीय घटना है, लेकिन जिन लोगों ने दीपावली के पर्व पर भगवान गणेश महालक्ष्मी की स्थापना की होगी तो जाहिर सी बात है उन्होंने ग्रहण का ये सुन ही लिया होगा हमारे जी के माध्यम से, तो उन्होंने जो है उनको किसी वस्त्र से, हल्के वस्त्र से ढककर और कुशा का प्रयोग भी किया होगा। जब ये ग्रहण खत्म हो जाए तो ग्रहण खत्म होने के बाद संपूर्ण घर में आप गंगा जल का छिड़काव करें। अपने सर पर भी, जैसा कि प्रतीक जी ने भी कहा, 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा परिवर्तित हो रहा है। तो इस समय पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना भी हो सकता है, किसी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो जाए तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। संपूर्ण घर के अंदर गूगल और लोबान की धुनी इस समय देना काफी लाभप्रद साबित होगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया वाला जो समय है, मौसम का जो परिवर्तन है, उससे भी मदद मिलेगी। और हो सके तो कोई किसी कमरे में जहां पर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं वहां पर मिट्टी के दिए में थोड़ा सा देसी कपूर रखकर आप जलाएंगे तो भी इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। जी, जल्दी से यहाँ पर एक कमेंट सृजन पाल सिंह जी आपसे मैं चाहती हूँ, और ये इस सवाल के साथ चाहती हूँ क्योंकि हमने जो टकराव देखा साइंस और आस्था के बीच में, या कहना चाहिए साइंस और ज्योतिष शास्त्र के बीच में, उसमें समन्वय बेटर हो, कोऑर्डिनेशन बेटर हो, क्या ऐसा कोई समाधान नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं? आपने जो ये ज्योतिष शास्त्र से जुड़े कॉमेंट्स सुने, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप उन कॉमेंट्स को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में साइंस और स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अगर आप इसको आस्था और विज्ञान बोल लीजिए, उन दोनों का समन्वय होना बहुत आवश्यक है किसी भी समाज को प्रगति की ओर ले जाने के लिए। विज्ञान जो है आपको टेक्नोलॉजी देता है, आपको प्रगति के वो स्रोत देता है। आस्था आपको मन की शांति देती है। प्रगति बिना शांति के बेकार है, शांति बिना प्रगति के ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को साथ लेकर के चलना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसके बीच में जो वर्सेस का वर्ड है, आस्था वर्सेस विज्ञान, शायद वो वर्सेस को हटा करके आस्था विद विज्ञान होना चाहिए। तो दोनों को साथ चलना आवश्यक है। देखिए, मैंने करीब 7.5 साल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सहायक, उनके एडवाइजर के रूप में काम किया। वो ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी ना सिर्फ एक धर्म की, सारे धर्मों की एक साथ होकर के साइंस के साथ चल सकती है। वो गीता भी पढ़ते थे, वो कुरान भी पढ़ते थे और वो विज्ञान भी करते थे। तो हम सब एक साथ चीजें कर सकते हैं और उनसे बेहतर नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि यहां पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर शायद मैं एज अ वैज्ञानिक उन बातों को ना मानूं जो हमारे ज्योतिष जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं, और हो सकता है मेरी कुछ बातें वो ना माने। ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे की सारी बातें मान लें, लेकिन हम ये जरूरी है कि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश, कम से कम एक जेन्युइन, ऑनेस्ट, ईमानदार कोशिश जरूर करें। ठीक। आप एस्ट्रोलॉजी को साइंस मानते हैं क्योंकि पढ़ाया जाता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी अगर आप इतिहास में जाइए तो एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र एस्ट्रोलॉजी से ही निकल करके आई है, और उससे निकलने के बाद ऑफ कोर्स डेटा बेहतर आ गया, हमारे पास टेलीस्कोप्स आ गए, हमारे पास स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स आ गए, हमारे पास सैटेलाइट्स आ गए, और फिर खगोल शास्त्र यानी स्पेस साइंस ऐसी साइंस बन गई जो बहुत ही ज्यादा डेटा ड्रिवन है, और उससे काफी डेटा हमने निकाले, हमने इमेजेस निकाली, हमने उनको एनालिसिस किया, मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस चीज से वो निकल के आई एस्ट्रोलॉजी वो एकदम बेकार या हम इसको नकार दें। ये वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, ये एक तरह का एरोगेंस होगा, तो वो दोनों साइड को नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई, जो आज बात हुई कि मेष राशि के लिए ऐसा होगा, यानी कि क्या दुनिया की 1/3 आबादी जो है इससे बुरी तरह इफेक्ट हो जाएगी और 1/3 अच्छी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये बात रखने का हक और इस बात को मुझे सुनना है, पूरे आदर के साथ मैं करूंगा, नहीं मानूंगा वो मेरी मर्जी है।
और इसीलिए दूसरे कमेंट को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, अगर किसी को उसमें कोई कंफ्यूजन रही हो। उसमें उन्होंने कहा कि एक समूह पर भले ही कमेंट किया जा रहा हो, लेकिन ये व्यक्ति पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, अलग होगा, क्योंकि उसमें बाकी के ग्रह जो है, बाकी सूर्य क्या निर्बल है, सूर्य क्या स्ट्रांग है, बहुत सारी बातों पर ये निर्भर करेगा। तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस थे, टर्म्स एंड कंडीशंस थे। सृजन जी, चलिए इसे एक कमेंट आचार्य सचिन शिरोमणि जी, किन बातों का जी सृजन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा ऐसी बात, आई एग्री विद यू विद दैट, बट उनको शायद ये बात मैं उनसे सीखूंगा, बिल्कुल सीखूंगा, लेकिन शायद खगोल शास्त्र भी हमें यह सीखना आवश्यक है कि विज्ञान ने भय को हटाने के लिए काफी काम किया है, और हम सत्य के धार से, सत्य के टूल को यूज करके, उस सत्य के टूल से हम कैसे भय को खत्म करें। शायद आस्था को हमें प्रेम पर और सहिष्णुता पे बेस करना चाहिए और भय पर नहीं। वहां पर शायद मैं उतना वाकिफ नहीं रख पाऊंगा कि हम डर से खाना ना खाएं या हम डर से पानी ना पिएं, भय से कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य सचिन शिरोमणि जी ये कह रहे हैं आस्था में भय की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, वो ज्ञान पर बेस्ड होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अदिति, ज्योतिष भी एक विज्ञान है, उसको पढ़ा जाता है। एक ग्रह जब अपनी 30 डिग्री को कंप्लीट करता है तो वो अपनी अगली राशि में प्रवेश कर जाता है, तो ये विज्ञान है। तो ज्योतिष और विज्ञान दोनों ही एक दूसरे के मैं पूरक मानता हूं, और अगर ये दोनों मिलके काम करें तो मैं इन बंधु से बिल्कुल जो है एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभावित भी हूं कि ये इस चीज को, इनकी जो है, इनकी जो क्षमता है जो बोलने की, और ये जो समझा रहे थे बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया, इनको वाकई में अप्रिसिएशन है इस बात के लिए। तो हम अगर दोनों मिलकर काम करें, यानी ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों ही मिलकर काम करें, तो इस पर हम बहुत आगे भी जा सकते हैं, लोगों को इससे अवगत करा सकते हैं, और लोगों को फायदा भी इससे बहुत जबरदस्त होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ रहिए, लेकिन आपने दर्शकों से हम यहां पर कहना चाहते हैं जी न्यूज को ध्यान से देखिए, क्योंकि लगातार तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों के साथ साथ दुनिया भर से जो तस्वीरें आ रही हैं और तमाम एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो बहुत ही साधारण सरल भाषा में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।